नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा 25वां वीडियो लेक्चर, यानी इससे पहले 24 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। अगर आप इसे देख रहे हैं तो पहले के वीडियो लेक्चर भी आपको देखना चाहिए। परसों हमने बात की थी केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में, आज भी हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में, यानी केंद्रीय मंत्री परिषद का ये तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो में कुछ अहर्ताएं निहरताएं और कुछ कार्यकलाप के बारे में बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 50। कम से कम 50 लोग समर्थन में आए कि हाँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मतलब सरकार के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया जा रहा है कि वो उसको बहुमत प्राप्त नहीं है, अर्थात सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तो वैसी स्थिति में कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी? 50 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 50 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी का मतलब ये है कि कम से कम 50 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी, यानी ऐसा नहीं है कि केवल 50 ही हो सकते हैं, कम से कम 50 होने ही चाहिए। इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जाता है। इसके ऑप्शन है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। भारत में संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, ये बात तो शायद आपको याद ही हो गया होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नहीं बताया गया। बस ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी होगी, सामूहिक जवाबदेहिता जो होगी, वो लोकसभा के प्रति होगी। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देती है, इसका मतलब ये है कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बात। अब ये देखें, अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ ही गया कि इसका कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। संविधान में चूंकि सामूहिक जवाबदेहिता के बारे में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी उसकी जो जवाबदेहिता है वो लोकसभा के प्रति है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है, तब तक वो सरकार में रहने की हकदार है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में या मतलब लाया जाता है और वो पास हो जाता है, तो पास हो जाता है का मतलब ये है कि जो भी सदन की संख्या है उसमें आधे से अधिक लोग उस सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दिए। जब सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दिए तो वो सरकार फिर उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का, याद रखिएगा। दूसरी बात कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, तो ये बात आपको कंफर्म हो ही गई होगी कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। तो उसको अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद को विश्वास साबित करना है अपना, या फिर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव ला करके अविश्वास साबित करना है कि हाँ, सरकार अब भरोसे के लायक नहीं रही और इस पर सांसदों का भरोसा नहीं रहा, अर्थात देश के लोगों का भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि देश के लोग ही लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा में लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सामूहिक जवाबदेही की बात है वो तो केवल लोकसभा के प्रति है। तो इस तरीके से इसका दोनों हो जाएगा सही, और इसका आंसर एक और दोनों हो जाएगा। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ लीजिएगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो इसमें थोड़ा सा विवाद हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूं। यदि इसकी बात करें राष्ट्रपति की, यदि राष्ट्रपति की बात करें, मान लीजिए कोई सांसद चुन लिया जाता है, लोकसभा में कोई सांसद एक चुन के चला जाता है। अब वो सांसद
उस सांसद पे आरोप लगता है कि वो लाभ के पद को धारण करते हुए सांसद का चुनाव लड़ा है, और वो या फिर किसी और चीज का चुनाव, कहीं पे वो मेंबर है, लाभ के पद पे है और वो सांसद का चुनाव लड़ा है और जीत गया है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र में यानी संसद की बात अगर करूं, संसद का कोई सदस्य ऐसा दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कौन निर्णय लेगा? राष्ट्रपति निर्णय लेगा। लेकिन राष्ट्रपति निर्णय किसके सलाह पे लेगा? तो होगा निर्वाचन आयोग की सलाह पे। यानी राष्ट्रपति का स्वयं का निर्णय नहीं होगा, निर्वाचन आयोग जो भी सलाह देगी वो राष्ट्रपति मानेंगे ही मानेंगे। अच्छा, अगर हम राज्य की बात करें, यानी राज्य विधानमंडल की बात मैं करूं, राज्य विधानमंडल की बात करता हूं, मानी विधानसभा की बात करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट छत्तीसगढ़ के होंगे, तो मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करता हूं। अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोई विधायक लाभ के पद का दोषी माना जाता है, यानी कि लाभ का पद धारण करते हुए वो एक विधायक भी है, तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय लेना होगा वो राज्यपाल का होगा कि राज्यपाल निर्धारित करेगा कि उसे सदन का सदस्य रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन सदन का सदस्य रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके निर्धारण के लिए भी उसकी बाध्यता क्या है कि निर्वाचन आयोग उसको जैसा सलाह देगी उसी पर वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अब दूसरी बात देखें, ऑप्शन बी पे संघीय संसद की बात करें तो संघीय संसद जो है वो कानून बना सकती है लाभ के पद के विषय में। तो इस तरीके से मैं देखूं तो लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो ये तो केंद्र में राष्ट्रपति करेगा, राज्य में राज्यपाल करेगा और संघीय संसद भी करेगा। तो इस तरीके से, और एक ऑप्शन और मैं बता दूं, संघीय संसद के अलावा एक ऑप्शन होता है राज्य विधानमंडल, जिसको विधानसभा बोल सकते हैं, जहां पे विधान परिषद नहीं है। तो राज्य विधानमंडल, ये 4 लोग ऐसे होंगे, 4 मतलब यूनिट ऐसी होगी, एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यपाल, संघीय संसद यानी संसद और एक राज्य विधानमंडल। चारों यूनिट्स को, मतलब चारों इकाइयों को लाभ के पद के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन एक चीज आपको जान लेना है कि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल सांसद बनने से यानी निर्वाचन से पूर्व निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई निर्वाचित हो जाता है उसके बाद निर्णय राष्ट्रपति को और उप राज्यपाल को लेना है। और किसकी सलाह पे लेना है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पे। यानी संघीय संसद या राज्य विधानमंडल पहले ही कानून बना के रख सकती है कि इस तरीके से यदि कोई आता है तो उसके लाभ के पद पे माना जाएगा। लेकिन यदि वो चुन लिया जाता है और उसके बाद का निर्णय संघीय संसद या राज्य विधानमंडल का नहीं होता है, उसके बाद का निर्णय किसका होगा? केंद्र की बात हो तो राष्ट्रपति का और राज्य की बात हो तो राज्यपाल का होगा। तो इस तरीके से इसके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, और बी डिस्क्रिप्शन में भी बताया गया है काफी अच्छे से, तो उसको अब आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि और एक बजट। तो मैं आपको, जो नए होंगे उनको शायद पता ना हो, तो मैं एक चीज बता दूं, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसको ही सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कह दिया जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि बजट शब्द का कोई उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष सरकार जो होगी, मतलब केंद्रीय जो संसद है, केंद्रीय जो मंत्री परिषद है, उसका काम ये होगा कि वो एक वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में प्रस्तुत करे। तो ऐसी स्थिति में जो अगर वो प्रस्तुत करता है तो उसको क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में, और आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि बजट आ गया, बजट आ गया, बजट आ गया, लेकिन अगर संवैधानिक भाषा में देखें तो उसको क्या बोला जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये जो चीजें हैं, विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि, ये भी बहुत अहम है, तो इसके आर्टिकल को भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और ये भारत की संचित निधि कैसे काम करती है, आकस्मिक निधि कैसे काम करती है, इन सब चीजों को आप थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भारतीय संसद से सामान्यतः प्रश्न तो बनते ही हैं।
और अगर इसकी बात करूं विनियोग विधेयक की, भारत की संचित निधि की, वार्षिक वित्तीय विवरण की, तो ये लगभग भारतीय ये जो संसद है उससे ही संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं तो हो जाएगा आपका, ये माफ कीजिएगा ये टाइपिंग एरर है, एक मिनट, ये वाला जो है 3 नंबर है ना, यहाँ पे 2 छपा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है, माफी चाहूंगा। ये 3 है, तो 3 का हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक याद होगा आपको रहे थे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, मनमोहन सिंह की सरकार जो रही वो 10 साल रही, 2014 में 2014 तक, और 2014 के बाद किसकी सरकार बनी है, मोदी जी की, वो कब तक है अभी 2024 तक। अब उसके बाद फिर चुनाव होगा, अब कौन आता है पता नहीं। दूसरा देखते हैं बी का, 3 का ये, और बी का देखते हैं, तो बी का हो जाएगा 5, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989-90, और सी का हो जाएगा 2, चंद्रशेखर, ये ऐसा, और डी का हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से थोड़ा सा सन वन को याद रखिएगा, और एक तो बच जाता तो इसका हो जाएगा ये। तो इस तरीके से कौन कौन से प्रधानमंत्री कब कब बने इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, लेकिन आपको अलग से भी याद रखने की जरूरत है, कभी कभी पूछ लेता है। ये देखिए सारा डिस्क्रिप्शन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया, उनको बताना है आपको। तो इसका आंसर है 2, 3 और 5। तो 2, 3 और 5 कैसे है उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं, एक तो 2 है लाल बहादुर शास्त्री, 3 और 5 इंदिरा गांधी। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। तो इसका आंसर है 2, 3 और सॉरी वही तो मैं सोच रहा हूँ, 3, 4 और 5 हो जाएगा। तो 3, 4 और 5, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री तो एक ही बार बने थे। इसमें पूछने का मतलब ये है इस सवाल में कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो लगातार नहीं रहा है और 2 बार रहा है या 2 बार से अधिक रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू आपको याद रहा होगा कि लगातार रहे प्रधानमंत्री, फिर लाल बहादुर शास्त्री 1 बार बने, फिर गुलजारी नंदा 2-3 बार बने, इंदिरा गांधी 2-3 बार बनी, 2 बार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी तो 3 बार बने। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 3, 4 और 5। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। खैर ये यूपीएससी का प्रश्न होगा, ऐसा प्रश्न तो सीजीपीएससी में नहीं पूछेगा, लेकिन इससे पहले वाला जो प्रश्न था ना, ये वाला जरूर पूछ सकता है, क्योंकि इसका एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है। जब प्रधानमंत्री वगैरह पूछता है तो इसमें जोड़ी मिलाने वाला ये सारी चीजें, इसका बहुत हो सकता है कि सीजीपीएससी में ही आया हो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो 5 ऑप्शन हुआ करता था सीजीपीएससी में पहले, तो मे भी उसी का क्वेश्चन होगा। ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, इसका 3, 4, 5 आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा के सदस्य थे, तो इसका आंसर है चंद्रशेखर, और ये तीनों जो थे देवगौड़ा, आई के गुजराल और मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तो आपको याद भी होगा कि ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन ये दोनों भी रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीजें जब आप पढ़ें तो ये चीजें भी देखते जाएं, क्योंकि कभी ना कभी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं। आइए देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। दरअसल बात यह हुई थी, जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा की कोई बैठक ही नहीं हुई लंबे समय तक, और जब लोकसभा की बैठक नहीं हुई, और जब पहली लोकसभा की बैठक होती उससे पहले ही उनका समर्थन वापस ले लिया गया और उनकी सरकार ही गिर गई। तो ऐसी स्थिति में वो कभी लोकसभा ही नहीं पहुंच पाए।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, कब थे, कौन थे प्रधानमंत्री? तो इनके प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? आपको अच्छे से याद होगा, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने ही ये लागू करने के लिए दबाव बनाया और ये चीजें आगे बनी। आइए देखते हैं अगला एवं आखिरी प्रश्न। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, थोड़ा सा पढ़िएगा मनमोहन सिंह जी के बारे में। प्रधानमंत्री तो कम बोलने वाले प्रधानमंत्री थे, लेकिन काफी सटीक काम करने वाले प्रधानमंत्री थे, और काफी जानकार, काफी पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों में उनकी गिनती होती है। तो आपको एक बार थोड़ा सा अगर उनके बारे में कभी गूगल में आपके पास समय मिले, तो आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, तो एक बार गूगल में विकिपीडिया वगैरह में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। खैर, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, और इसमें वे भारत के पहले वित्त मंत्री भी रहे, फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रतिनिधि भी रहे, और क्या नहीं रहे, तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये नहीं रहे थे। इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन समाप्त हुए, और आज का जो है ये लेक्चर भी समाप्त हुआ। लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं सारी जो पुरानी बातें एक बार दोहरा देता हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, या सीजीपीएससी मेंस के लिए, या फिर छत्तीसगढ़ स्टेट में आने वाले किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। हमारा वीडियो क्लास पे काम चल रहा है। करंट अफेयर क्विज आपको डेली अभी भी मिल रहा है, उसको आप देते रहिए। चाहे तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन के साथ हमने टेस्ट सीरीज को लाया है। पहले भी हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छा रहा है, और नए प्रश्न कोशिश की है हमने शामिल करने की। और पिछले साल की बात करूं, 2018-19 की बात करता हूं, और 2019-20 की, तो 18-19 में 32 से अधिक प्रश्न, और 19-20 में 46 से अधिक प्रश्न सीजीपीएससी प्रीलिम्स में हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे भी आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे एनालाइजर ऐप, स्पेस देख सीजीपीएससी और लोगो देख करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस कंटेंट का आपको पीडीएफ चाहिए, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप ज्वाइन करके इस कंटेंट का पीडीएफ भी पा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा व्यू बढ़ाएं, क्योंकि कल मैंने बोला था व्यू बढ़ाएं, तो व्यू और कम हो गया है। तो थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको इससे। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।